सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी रियासी जिला के कार्यालय में सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है ये डीलिमिटेशन पे है। जो डीलिमिटेशन ड्राफ्ट रोल जो जम्मू कश्मीर यूटी के लिए खासकर जो नई असेंबलियां बनी हैं उसमें श्री वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी और बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी खासकर डीलिमिटेशन कमीशन का धन्यवाद करने के लिए मैं आपसे परिचय कराऊंगा। श्रीमान अरुण कुमार गुप्ता जी, वो जम्मू कश्मीर यूटी के स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ पूर्व विधायक श्रीमान बलदेव राज शर्मा जी, इसमें हमारे डीडीसी के चेयरमैन श्री सराफ सिंह नाग साहब, मेरे इस रियासी म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान सुदेश पुरी जी, मेरे साथ मेरे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष राघव केसर जी, एससी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान चमनलाल भगत जी और मेरे इस ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमान अश्विनी जी। और खासकर मैं ये कहूँगा कि ये जो वार्ता है इसमें हमारे अरुण कुमार गुप्ता जी पहले अपनी बात को रखेंगे। मैं श्री अरुण कुमार गुप्ता जी जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के इस यूटी के स्पोक्स पर्सन है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद शील जी। यहाँ मीडिया बंधु आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसे आप सबको मालूम है कि अभी एक डीलिमिटेशन कमीशन जो हमारे जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है उसकी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, आपको मालूम है सबको। और उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के रिलीज़ होने के साथ हमारा मानना ये है कि जम्मू संभाग की अगर हम बात करें और जम्मू कश्मीर एज ए प्रदेश की अगर हम यूटी की बात करें तो इस डीलिमिटेशन कमीशन ने बहुत गहराई से और बहुत बारीकी से काम किया है। और वो इस हद तक काम किया उन्होंने बारीकी से कि जहाँ जहाँ भी पिछले 70 साल में जिस इलाके में जिस जगह पे और जिस समुदाय को एक जस्टिस नहीं मिल पाया है या जिसको भी एक उनका जो प्रतिनिधित्व जहाँ पे होना चाहिए वो नहीं मिला है, उसके लिए उन्होंने बड़ी बारीकी से और बहुत गहराई से काम किया। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मानना है, जनसंघ के टाइम से ही मानना ये है कि डेमोक्रेसी का जो मतलब है वो ये है कि इस पूरे देश में रहने वाले जितने भी हमारे समुदाय हैं, जितने भी हमारे रहने वर्ग हैं, उनको सबको उनकी जगह मिलनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो एक अच्छी डेमोक्रेसी है। और हालांकि दुनिया में भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत माना जाता है, ये भी कहा जाता है कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक डेमोक्रेसी हैं। लेकिन बड़ी होना एक अलग बात है और एक अच्छी और बड़ी होना एक अलग बात है। आज हम शायद उस कगार पे खड़े हैं जहाँ पे हम बड़े भी हैं और अच्छे भी हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन जो है जिसने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई है उसमें सबसे जो बड़ा काम उन्होंने समझा है और जो किया है वो ये है कि जो पिछले 70 साल के जो हमारे साथ जो ब्लंडर हुए हैं और जिस जगह पे हमें डिप्राइव किया गया है, जिस जगह पे हमें दूर रखा गया है, जिस जगह का हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो उस पर काम हुआ है। मैं आपको कुछ बिंदु गिनाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा मैं समझा पाऊँ कि हम भारतीय जनता पार्टी ये इस डीलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का हम पूरे तहे दिल से समर्थन करते हैं। और समर्थन करते हुए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम समर्थन कर रहे हैं तो हमारा मानना ये है कि हमारे जो जन समुदाय है, हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन जो मिली है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसको शायद हमको लेने में या जिसको हमको समझाने में बहुत साल लगे। अगर आप देखें कि ये जो साल की, तो ये डीलिमिटेशन कमीशन को पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी डीलिमिटेशन कमीशन आया है, पहले भी लोगों को जो है ये रिप्रेजेंटेशन मिली है।
लेकिन जानबूझकर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी लोगों की, हर समुदाय की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। तभी हम एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब जब डीलिमिटेशन कमीशन ने काम करना शुरू किया तो एक मोटे मोटे जो बिंदु होते हैं जिसके ऊपर एक तय किया जाता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बननी चाहिए, कहाँ पे कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज और होनी चाहिए, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अगर लग रहा है कि उसका एरिया जो है उसको दोबारा डिमार्केट किया जाना चाहिए, तो उसके लिए 3-4 बिंदु हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं। एक तो सबसे पहले वो देखते हैं कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, क्या वो उस जनसंख्या जो है उस जनसंख्या के आधार पर उसका वितरण किया गया है कॉन्स्टिट्यूंसीज का। उसके बाद वो जो उसका जो जोग्राफी का टेरेन है या पहाड़ हैं, वहाँ पे ऐसी क्या कौन सी व्यवस्था है जो जिसके मुश्किल होती है लोगों को, वो उसके जोग्राफिक टेरेन कैसा है। उसके बाद जो उसकी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन कैसी है, वहाँ पे कम्युनिकेशन के साधन कैसे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब रोड कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का मतलब एक जिससे हम बात करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उस कम्युनिकेशन की बात होती है। यहाँ वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी एक कम्युनिकेशन नेटवर्क में हम गिनते हैं। तो जब ये सारी बातें जो हैं, ये डिलिमिटेशन कमीशन जब इसके ऊपर विचार करता है और गहराई से जब इसको देखता है, तब वो जाके इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि किस जगह पे क्या होना चाहिए। और उनका इसमें काम करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में अभी जो किया है वो ये है कि जम्मू संभाग में 6 सीटों को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और कश्मीर में 1 सीट को जोड़ा जाएगा। इससे 2 चीज़ें हुई। पहला इससे ये हुआ कि जो बैलेंस था वो बैलेंस मेंटेन हुआ। पहले जो बैलेंस था वो बहुत डिस्टर्ब था। जम्मू संभाग में सीटें कम थी, कश्मीर में सीटें ज़्यादा थी, और वो जो पहले की डिलिमिटेशन कमीशन थी उन्होंने जो अपने हिसाब से जिस तरह इसको बनाया था वो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू संभाग के लिए जो है वो न्याय नहीं था। अब हमें न्याय मिला है, हमारी 6 सीटें यहाँ बढ़ी हैं। और सबसे अच्छी बात जो हुई है, जो हमारे जम्मू के लोगों की जो हमारी मान्यताएं हैं उसको जो उन्होंने माना है, वो सबसे बड़ा ये है कि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है, और जम्मू में बाहू वाली जो माता है उसके नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारे जम्मू वालों के लिए एक बहुत गर्व की बात है, और जिसका हम तहे दिल से कमीशन का धन्यवाद करते हैं और स्वागत भी करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एसटी हमारी जो समुदाय है, जो हमारा एसटी कम्युनिटी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं होती थी। उन्होंने पिछले इतने साल से गुहार लगाते रहे कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है, जनसंख्या है जो हमारे इस प्रदेश में है, यूटी में है, लेकिन उनको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। लेकिन इस दफ़ा मिनिमम 9 सीटें उनके लिए रखी गई हैं रिजर्व, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 9 सीटें उनके लिए रखी गई हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए जो एक हमारा समुदाय है उसके लिए 7 सीटें रखी गई। तो जब हम अगर दोनों की बात करें तो ये बात पक्की है कि असेंबली जो अभी चुनाव होंगे आगे, जब भी होगा उसमें ये 2 समुदाय जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल 100% इंश्योर होगी कि मिनिमम इतनी सीटें तो आनी ही हैं उनकी। और जब इनकी मिनिमम इतनी सीटें आनी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समुदाय में जो आज तक उनको लगता था, जो हमें भी लगता था, भारतीय जनता पार्टी को भी लगता था कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली में नहीं होती है, उसकी वजह से शायद बहुत से इनके विषय जो हैं वो वैसी जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां पे इनको पहुंचना चाहिए। तो वो हमने जब भी रिप्रेजेंटेशन दी है इसको कमीशन को, जब पीछे हम जम्मू में मिले थे इनको, हमने ये रिप्रेजेंटेशन दी थी कि इनके एसटी कम्युनिटी को उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। और हम धन्यवाद करते हैं इस कमीशन का कि उन्होंने हमारी इस बात को बिल्कुल बहुत गहराई से देखा, गहराई से समझा, और उनको 9 सीटें जो है मिनिमम दी हैं। और अगर आप ये देखें कि जो हमारी जितनी सीटें भी हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, उसके हिसाब से 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनती हैं। और 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को जब हम 18 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखते हैं तो हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा बैलेंस जो है 3 तरह से हुआ है। पहला, कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर हो। दूसरा, जहाँ जहाँ भी पॉपुलेशन का थोड़ा सा था, प्रॉब्लम था, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कहीं पे कम है, वहाँ पे कुछ एरियाज़ को साथ में जोड़ा गया है, कुछ एरियाज़ को
अलग किया गया है, कुछ एरिया करके पूरी कोशिश की गई है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन वाइज भी जो है वो पूरा का पूरा बैलेंस मेंटेन हो। और तीसरा सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी ये किया गया कि जिन एरियाज़ की रिप्रेजेंटेशन होती ही नहीं थी, जैसे पाडर का एरिया है, पाडर की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और पाडर एक ऐसा फार फ्लंग एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक सरकार के काम करने की। लेकिन जब आप समझते हैं, जब सरकार काम करता है कि सरकार का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो असेंबली के लोग होते हैं, MLA जिसको हम कहते हैं, उनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पाडर को भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई, और पाडर को कॉन्स्टिट्यूंसी देना अपने आप में दर्शाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कमेटी ने काम किया है, डिलिमिटेशन कमेटी ने काम किया, कमीशन ने काम किया है, ये कोई छोटा काम नहीं किया उन्होंने। वो वहाँ तक गहराई तक जाकर उन्होंने देखा है कि किस एरिया को रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। पर इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सी हमारे भाजपा के जो ऑफिस हैं चाहे वो हमारे ज़िला के ऑफिस हों या हमारा जम्मू का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे हो, या हमारा जो मेन हेड ऑफिस है दिल्ली में वहाँ पे हो, बहुत सी रिप्रेजेंटेशन जो है ये गई हैं। और उन रिप्रेजेंटेशन को हमारे जो एसोसिएटेड मेंबर्स हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन में, उनके थ्रू हमने अपनी उस रिप्रेजेंटेशन को दिया है। जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि हमारे जो लोग हैं जम्मू के हों या कश्मीर के हों, जहाँ पे भी उनको लगता है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सारी जो उनकी ज़रूरत थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो रिप्रेजेंटेशन जो है उस कमीशन को दी है। अब कमीशन जो है एक ऑटोनमस बॉडी है। अब ऑटोनमस बॉडी का और उसको हेड करते हैं एक रिटायर्ड जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये ऑटोनमस बॉडी में उनका ये काम है ये देखना कि वो जो है वो हमारी जो हम बात कर रहे हैं उसको उन्होंने कहाँ तक उससे सहमत है। लेकिन हमारा जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन उनको दे दी है। कल हमारा दिन था लास्ट देने का, हमने कल उसको दे दी है। और आगे जो है जैसे जैसे चीज़ आगे आएगी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो आप प्रेस के हमारे मित्र हैं, आपको हमसे पहले पता लगता है और आपको सब पता लगेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे चीज़ आगे आएगी हम दोबारा आपके साथ एक दफ़ा मिलना चाहेंगे। लेकिन इस प्रेस वार्ता का जो एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, जो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि वो प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम डिलिमिटेशन कमीशन का एक शुक्रिया करना चाहते हैं जो पिछले डिकेड्स में जो एक इनजस्टिस हुआ है, चाहे वो एक समुदाय के साथ इंजस्टिस हुआ हो, चाहे एक संभाग के साथ इंजस्टिस हुआ हो, चाहे वो किसी के साथ भी इंजस्टिस हुआ हो, उन्होंने पूरी कोशिश की है इसको करने की और हम उसके लिए बहुत 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 उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अपोजिशन का ये कहना है कि तैयार की गई है और उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि अपना वोट बैंक को देखते हुए नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का गठन किया गया है या फिर उनमें फेरबदल किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर को जब आप देखते हैं तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो 90 की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को जब हम 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करते हैं तो 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं। तो जब एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रही हैं असेंबली की, तो इससे ही साफ हो जाता है कि हम कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, क्योंकि आपको ये भी मानना होगा कि कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं होता। हम लोग सिर्फ अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम लोग सिर्फ उनसे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, मानना या नहीं मानना उनके हाथ में होता है और हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं। आम लोगों का भी विरोध इसमें देखने को मिला है। विद इन द पार्टी भी ऐसा कहा जा रहा है कि विरोध देखने को मिला है कुछ सीटों को लेकर। सुचेतगढ़ में भी हमने देखा कि विरोध हुआ। तो आप क्या जब ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी तो आपकी पार्टी के नेता या लोग आपत्तियां जताएंगे, या जो भी आपको लगता है कि थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है वो आपकी तरफ से भी किया जाएगा? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई हैं, जैसे आप सुचेतगढ़ की बात कर रहे हैं, बाकी जगह की बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन जो हैं हमारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं कमीशन में, उनको हमने वो सारी दे दी हैं। हमने कहा है कि लोगों की ये भावनाएं हैं, लोगों का मानना ये है कि ये जो चीज़ हुई है ये बेटर हो सकती है, हमने उनको दे दिया। जैसे मैंने कहा, कमीशन का मानना या कमीशन का नहीं मानना वो एक ऑटोनमस बॉडी है, वो उनके हाथ में है। लेकिन जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, हमने अपना काम जो है, जो हमसे जो उम्मीद की जाती है, जो हमारा दायित्व है, वो हमने पूरा किया। रियासी आज आप आए हैं, तो रियासी की बात अगर करें तो रियासी में
गुलाबगढ़ का नाम बदल दिया गया और उसके साथ ही अरनास को हटा दिया गया। तो ये दो ऑब्जेक्शन रियासी में खास तौर पर लोगों की देखी जा रही है। नाम आखिर क्यों बदले गए? अगर थोड़ा फेरबदल करना था तो उसमें नाम बदलने की क्या जरूरत है? देखिए क्या होता है कि कई दफ़ा हम जब नाम की बात करते हैं तो नाम को इतना ठीक है, उसके साथ एक फीलिंग ज़रूर रहती है। जैसे सुचेतगढ़ की अगर बात करें तो सुचेतगढ़ ऐसा नहीं है कि सुचेतगढ़ से हम वो चीज़ हट गई, वो सिर्फ आरसपुरा का नाम दे दिया गया। आरसपुरा सुचेतगढ़ की बात करते हैं, सुचेतगढ़ उसी में आ गया। उसी तरह यहाँ की बात जो कर रहे हैं, रियासी की जो बात कर रहे हैं, इसमें नाम का होना एक ज़रूरी हो सकता है, लेकिन कमीशन का मानना ये है, जो जितना ड्राफ्ट रिपोर्ट से हमें समझ आया, कि वो एक बैलेंस करते हुए उन्होंने चीज़ों को संभाला है और बैलेंस करते हुए पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ों को देखा है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जो आप कह रहे हैं ये भी हमने दी है और इसके ऊपर भी विचार हो रहा है। और आपने कहा पब्लिक डोमेन में जैसे ही चीज़ आएगी, भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे पहले पार्टी होगी जो उनको रिप्रेजेंटेशन देगी, उनको बताएगी उनकी आपत्ति है, आप इस पर पुनः विचार। अरुण जी, पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो आम लोगों का ये कहना होता है कि हम कम्युनिकेशन जो है वो बन नहीं रहा। और पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि युवा जो है लगातार सड़कों पर होते हैं, अलग अलग एस्पायरेंट्स होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका नुकसान ना हो जाए कहीं? क्योंकि सरकार तो आपकी है सेंटर में, ये कहना लोगों का। अपोजिशन भी आपको घेरती रहती है, पैंथर्स पार्टी हो गई, कांग्रेस चौधरी लाल सिंह जी, सब आप पे ही ठीकरा फोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हम पे वो इसलिए ठीकरा फोड़ते हैं क्योंकि हमारा घड़ा बहुत बड़ा है, तो इसलिए बहुत कोशिश होती है कि किया जाए। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देते हुए, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की जी। ब्यूरोक्रेसी का काम करना जो है वो एक अलग विषय है, और वो तो अपने ढंग से काम करते हैं, क्योंकि अपने ढंग से इसलिए काम करते हैं कि जो आपका देश है ये आज का देश नहीं, पुराने 70 साल का देश है। पुरानी सरकारें जो थी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को जैसे हैंडल किया है, ब्यूरोक्रेसी उसी तरह काम करती है। हम भारतीय जनता पार्टी जिस तरह काम करते हैं, हम शासन में और सुशासन में अंतर जानते हैं। हमारा मानना ये है कि आज तक शासन होता रहा पिछले इतने सरकारों में, अब हम सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस जब आप करते हैं तो उसमें जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं अपने आप, और आप देखेंगे कंट्रोल हुए भी हैं, हो भी जाएंगे। अगर आप ओवरऑल देखें, हम सारे देश के वासी हैं, चाहे वो हम सरकार में रह के नौकरी करें, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टी में काम करें, सबका अपना अपना एक काम है। और एक स्टेज ऐसी आ गई है और आएगी भी जब हम लोग अपना अपना दायित्व समझेंगे और अपना अपना काम करें। आपके साथ बलदेव राज शर्मा जी बैठे हैं, पूर्व विधायक हैं। ये शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण होगा पूरे दावे के साथ। तो ऐसे में विरोधी जो है इसी बात को लेकर, अब जब ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है, ये कह रहे हैं कि इन्हें पहले से कैसे मालूम था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण होने वाला है? जितना मैं समझता हूँ बलदेव जी को, इनका कहना ये था कि अगर श्रीनगर में चारे शरीफ हो सकती है, श्रीनगर में हजरत बल हो सकती है, तो आपके जम्मू में ये वैष्णो देवी या बाव होने में कहाँ आपत्ति है? बात ये है कि हमने अपना पक्ष रखा है, होनी चाहिए। हमको पक्ष रखते हुए इतने साल हो गए, हमारे पक्ष को माना गया, हमारे पक्ष को जब मान लिया गया तो उसमें या तो ये हो कि हमने ये बात कभी की ना हो तो इसलिए इसके ऊपर कोई बात हो। हम तो ये बात करते रहे हैं शुरू से, और जब करते रहे तो आज हमारी बात मानी गई, और इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं डीलिमिटेशन कमीशन का, कि आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे मान्यता को, आपने हमारे सेंटिमेंट्स हैं उसको आपने रिस्पेक्ट दिया, और हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार। अरुण जी, जैसे माता वैष्णो देवी जी के नाम पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई तो सब लोग काफ़ी खुश हैं, हर पार्टी का नेता जो है इसका स्वागत कर रहा है। तो जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम रियासी में, जिसमें ऐड ऑन किए गए इलाके अरनास, पूनी, रियासी, या क्या इसको शिवखोड़ी नाम नहीं दिया जा सकता था? क्योंकि नाम में ही तो सब अभी चर्चा चल रही है। बीजेपी का रियासी का जो नुमाइंदे हैं ये इस बात का प्रस्ताव रख सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर भी जो आप कह रहे हैं, इसके ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन आई है, और वो रिप्रेजेंटेशन जो है फॉरवर्ड हुई है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, फॉरवर्ड करना एक जो है हमारा पॉलिटिकल पार्टी का काम है। हमने आपकी जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग सिर्फ लोगों की नहीं, ये फीलिंग आपकी भी है, और मैं इस फीलिंग को मानता हूँ, समझता हूँ इस फीलिंग को। शिवखोड़ी को मैं समझता हूँ, शिवखोड़ी के विचार मैं जानता हूँ, शिवखोड़ी के जो मान्यता है वहाँ के लोगों की, ये गया है, और इसके ऊपर देखिए कमीशन क्या इस पर लेता है। सर, जिला रियासी की बात कर रहे हैं, श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे जो असेंबली बनाने की बात की जा रही है, सब दल वहाँ उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये कहा है कि अगर जनसंख्या के आधार पर ये असेंबली बनाई जाती है तो क्या मान के चलें, असेंबली एक और नहीं बनाई जाती तो बाकी एरिया को ना तोड़ा जाता, तो यहाँ विरोध ना होता, इस तरह से भी हो सकता, पॉसिबिलिटी हो सकती थी? नहीं, ऐसा है कि जब आप असेंबली बनाते हैं तो असेंबली के जो कंपोनेंट मैंने आपको पहले बताया, जिसमें जनसंख्या का एक कंपोनेंट होता है, वहाँ के टोपोग्राफी, कम्युनिकेशन
टोपोग्राफी देखी जाती है और उसके जो कम्युनिकेशन के वहाँ पे क्या वसाइल हैं वो देखे जाते हैं। तो जब आप सारी की चीज़ों को गहराई से देखते हो, उसको देखने के बाद ही ये डिसाइड करती है कमीशन कि वहाँ पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि क्या हमारी जो सेंटिमेंट्स थी या हमारा जो हम जिसके बारे में इतने सालों से एक बात कर रहे थे, क्या वो बात को रखा गया है, और हमें बहुत खुशी है कि उस बात को रखा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे जो असेंबली बनाई जा रही है वो एक आस्था का केंद्र हो सकता है, सबकी अपनी अपनी बात रखी जाती है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस तरह से आपने कहा कि हमारा कोई काम नहीं, कमीशन हमारे इशारे पे काम नहीं करता, हमारे कहने पे काम नहीं करता। आपके प्रदेश का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, कमीशन से ये कार्यसूची आने से पहले ही वो ऑडियो वायरल हो रहा है कि आपको एरिया दे दिया गया है, आपके बोर्ड बन गए हैं। तो इस तरह की जो है लगातार बातें निकल रही हैं, जहाँ तक यही विरोध का पक्ष बन रहा है कि आखिर जो कमीशन है वो भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उस वीडियो को दोबारा देखें। उस वीडियो में ऑडियो सर, हाँ जी, ऑडियो क्लिप जो आप कह रहे हैं वो देखें। वो रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट होने के बाद कर, और उसमें जो है हमारे अध्यक्ष जी जो है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, आप जो बड़े दिनों से कह रहे थे कमीशन ने मान लिया, बस यही उनका कहना था। आपने सुशासन की बात की। रियासी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग मटेरियल जो है वो अधिक दामों में मिल रहा है और किसी तरह की ज़्यादा कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी थी पिछले दिनों। उसके बाद सराब सिंह नाग जी, डीडीसी चेयरपर्सन, आपके साथ भी बैठे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई, उसके बाद कार्रवाई हुई, उससे ये कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया कि ये जो अधिक रेट लेने वाला काम था ये पहले का चल रहा था, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं थी और अभी भी अधिक रेट लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ अधिक रेट लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सुशासन हम दे रहे हैं। सुशासन जो है वो एक नियम है, सुशासन जो है वो कार्य पद्धति है, सुशासन एक कार्य प्रणाली है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक विषय है। ये विषय जो है आज 10 होंगे, कल 20 होंगे, 250 होंगे, 200 होंगे, विषय आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं जो बात कर रहा था, हम जो बात कर रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, हम वो जो शासन की जो कार्य प्रणाली थी उससे निकल के हम सुशासन की कार्य प्रणाली में उसमें करप्शन नहीं आती। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक हमारे देश में पिछले 60 साल से 65 साल से एक प्रणाली चल रही है। उस प्रणाली में जब हम नई प्रणाली में आते हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बहुत से विरोध हैं, बहुत से विरोध आपको दिखते हैं, बहुत से विरोध आपको दिखते भी नहीं। हम दोनों का सामना कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यहाँ आपके सामने, और मैं ही आपको बताऊंगा कुछ देर के बाद कि हम जो आपको कह रहे थे सुशासन के बारे में, हमारा मानना ये था कि हम चीज़ को नियमित करना चाहते हैं, हम चीज़ को उसमें एक अनुशासन में लाना चाहते हैं, और अनुशासन में लाने का मतलब ही सुशासन होता है। विषय आते रहेंगे, विषयों के ऊपर बात होती है, विषयों पे हम बात करते भी हैं, चाहे हमें किसी भी लेवल पे बात करनी पड़े। ये आप मान के चलें कि आज की सरकार जो है वैसी सरकार नहीं है जो सरकार हम लोग देखते रहे हैं, बहुत गंभीर है, हर चीज़ के ऊपर बात होती है। ठीक है, कहीं पे इश्यूज हैं तो उसको वो विषय देखे जाएंगे, पर आप निश्चिंत रहिए कि सुशासन जो है वो है, आएगा और अच्छे से आएगा। सर, कार्यसूची की बात करें, जिस तरह से परिश्रम कमीशन ने जो कार्यसूची सौंपी गई है, तो क्या मान के चले, अगर इसी को फाइनल माना जाता है, तो क्या मान के चले आने वाले असेंबली इलेक्शन में भाजपा को इसका फायदा होता हुआ दिखे? जो आपका दावा कर रहे हैं कि अपना मुख्यमंत्री, वो क्या संभव हो पाएगा? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इस सिस्टम में, उनका जो अस्तित्व है या उनका जो उनकी एक एग्जिस्टेंस है वो इसी में है कि वो क्या सरकार बना सकते हैं। हमारा मानना ये है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमने जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद के टाइम से जो संघर्ष करना शुरू किया है और आज तक हम संघर्ष करते रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें हक नहीं है सरकार बनाने का? हमें भी पूरा हक है सरकार बनाने का। हम दावा भी करते हैं, तो अगर बहुमत में नहीं आते, हम दावा भी करते हैं और इसको हम मानते भी हैं और इसको हम करेंगे भी जी। अगर बहुमत आपको नहीं मिलता है, जनता पूरी तरह से समर्थन नहीं करती है, तो क्या पहले की तरह पीडीपी या एनसी का दामन थाम सकते हैं आप? हाँ, हमारा मानना ये है कि हम जिस जगह पे आज खड़े हैं और जिस तरह के हमें सपोर्ट है पब्लिक का, जिस तरह के हमारे माननीय शहरी या माननीय जो गांव में रहते हैं हमारे निवासी हैं, जिस तरह का वो हमें प्यार देते हैं, जिस तरह के वो हमारी चीज़ों को मानते हैं, जिस तरह एक्नॉलेज करते हैं, मुझे कोई शक नहीं है कि हम सरकार नहीं बना। सर, लोकतंत्र के लिए कि इस बार जिला रियासी में भी नए कमांड डिसाइड करती है, और इसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो शायद मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं आज का जो
मेरा विषय है वो डील लिमिटेशन कमीशन पे है, उस पर आप जितना भी चाहें मुझसे पूछ लेंगे। ऐसा माना जाए कि आने वाले दिनों में अब इलेक्शन हो सकती हैं जल्दी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद? वो तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने जम्मू में भी जब आए थे, उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि डील लिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जब वो एक दफ़ा फाइनल कर देते हैं उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो अनाउंस करेंगे। इलेक्शन होना ही ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन नहीं होना जो है वो डेमोक्रेसी का नॉर्म नहीं है, इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी है। सर क्या मान के चले जो वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, क्योंकि सरब सिंह नाग जी भमाग से हैं, काफ़ी इनको जो है वहाँ से फैन फॉलोइंग भी है और नेता हैं वहाँ के, तो कटरा में भी इनकी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, डीडीसी चेयरमैन भी हैं, वहाँ से पार्टी उतार सकती है इनको? मैं इतना कहूँगा कि आप एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। मैं डीडीसी चेयरमैन भी हैं ये भाजपा से। मैं वही कह रहा हूँ आपको जी। सरब जी जो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं करते। जो हमारा संगठन, जो हमारे सीनियर लीडर जो ऊपर डिसाइड करते हैं, हमारे लिए वो मानना जो है वो हमारे सिस्टम में है, हमारे नियम में है, ये हमारी कार्यप्रणाली में है। तो इसलिए ये मैं इतना ही कह सकता हूँ, मोटा मोटे से इतना कह सकता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी उनकी बहुत अच्छे से समझती है उनको और जहाँ जहाँ जो जो जरूरी है करती है। ऐसा क्या मान के चलें जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बतौर भाजपा के कार्यकर्ता ही काम करते हैं, उन्हें सीट की लालसा किसी को नहीं होती? ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि क्या करना चाहिए, क्या लालसा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए जब आप पॉलिटिकल सिस्टम में हैं तो आप ये मान के चलें कि सीट जो है आपके पास 2 होती है और हमारे कार्यकर्ता 200 हैं, 2000 हैं, 2 लाख। तो हम कार्यकर्ता ये समझते हैं सभी के सभी कि सीट सबको नहीं मिल सकती। जब सबको नहीं मिल सकती तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की। जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी में अपना एक स्टैंडिंग नहीं होगा तो चाहे वो 2 हो या 4 हो या 10 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम पॉलिटिकल पार्टी को एम्पावर करने की बात करते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी एम्पावर होती है तो हम कार्यकर्ता अपने आप एम्पावर हो जाते हैं। शुक्रिया सर।